मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सलमान खुर्शीद साहब से, जो देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। बातचीत करेंगे जिस तरीके से प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक तरीके से कन्विक्ट किया है, जिस तरीके से कांग्रेस की हालत इस वक्त है उस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं, और जो टीवी डिबेट्स की हालत है, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सब चीजों पर बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील हमारी दर्शकों से है। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें तमाम दर्शकों का समर्थन मिल रहा है और समर्थन की जरूरत है। हमने एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप उस सदस्यता अभियान के साथ जुड़ें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे, हमें आर्थिक सहयोग करेंगे, आर्थिक भुगतान करेंगे, तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी शुक्रिया, बहुत खुशी है एक बार फिर आपके साथ एक ही साथ टीवी पर या वेबसाइट पर या जिस पर भी हैं। जी हाँ जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट की वजह से और उनके पुराने एक आरोप की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया है और उनके ऊपर सजा प्रोनाउंस करेंगे 20 तारीख को। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे व्यवस्था का एक आखिरी पड़ाव है, और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत है, उसको भी बहुत सूझबूझ के साथ कहना चाहिए और बहुत आसानी से, हल्केपन से नहीं कह देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गलत किया है। देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का है कि आज़ादी हो, आपको स्वतंत्रता हो अपनी बात कहने की, बात का उल्लेख करने की, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और इसलिए ये कहना कि ये सही है ये गलत है, वो बहुत जल्दबाजी में कहना सही नहीं होगा। बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत सारे अनुभवी कानूनी लोग हैं जिन्होंने प्रशांत भूषण का समर्थन दिया है, और उनको अपना सपोर्ट दिया है। प्रशांत भूषण का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में कानून को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, और कानून का जो प्रोटेक्शन है, कानून का जो अधिकार है, वो हर जगह पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अच्छा अध्ययन है और सुप्रीम कोर्ट इसको समझता है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या करना चाहिए हमारी व्यवस्था में, एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े पद पर हो, उनकी गरिमा बनाए रखना, या एक साधारण व्यक्ति की भी जो निजी गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए हमें अपने देश में क्या कुछ करना चाहिए, इस पर बहुत कुछ खुलकर चर्चा की आवश्यकता है। और हो सकता है, संभव है कि बहुत कुछ जो प्रशांत ने किया वो शायद मैं ना करता, या मैं उसको गलत समझता। जब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर इम्पीचमेंट की कार्रवाई की चर्चा कुछ हमारे अपने साथियों ने की थी, तो मैंने ये कहा था कि मैं इसको इसलिए नहीं करूंगा कि इससे हम नुकसान ज्यादा कर देंगे और फायदा कम कर पाएंगे। लेकिन इसके दो अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है। तो मैं ये मानूंगा कि इस समय कह देना कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, सही है, दुख की बात है कि ऐसी स्थिति बनी कि सुप्रीम कोर्ट को इतना करना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास अभी भी करेंगे। वो करते हैं, बहुत रुष्ट भी होते हैं तब भी करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो ऐसा करेंगे, और ऐसा वो करेंगे तो यकीनन उससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक सीनियर वकील होने के नाते और देश के कानून के बड़े जानकार होने के नाते, जो ट्वीट प्रशांत भूषण ने किया था, क्या वो आपको लगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, मैं इसको मैं टेस्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं अपने आप से पूछूंगा क्या मैं ऐसा ट्वीट करता, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, मैं ऐसा ट्वीट नहीं करता।
अच्छा, कहीं ना कहीं ट्वीट में कुछ कमी और कुछ त्रुटि उनको भी लगी थी, स्वयं लगी थी, और उन्होंने उस पर एक खेद अपना व्यक्त किया था और कहा था कि मुझे ये नहीं मालूम था पूरी तरह से कि इस समय जो मोटरसाइकिल है या जो भी है वो खड़ी हुई थी। तो उन्होंने भी खेद व्यक्त किया था और इसलिए उनको भी कहीं उसमें त्रुटि दिखी, स्वयं कुछ त्रुटि दिखी। मैं नहीं करता। अगर मेरा दिल बहुत होता कि मुझे ऐसा करना है, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अदालत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को ही मैं मानता हूँ कि वो एक आखिरी पड़ाव है इंसाफ का हमारे देश में, तो मैं कहता कि अगर ये एक जहर का घूंट भी है तो मुझे पी लेना चाहिए। शायद बंद कमरे में कभी कोई मौका होगा तो अवश्य मैं न्यायमूर्ति के सामने इस बात को रखूंगा और कहूंगा कि आपने ये किया था, इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ा होगा। लेकिन मैं उसको सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने कहता तो मेरा अपना मानना है कि मैं ना कहता। अब जो चीज मैं ना कहता वो कोई और कह रहा है तो उसको मैं कह दूं कि वो गलत है इसलिए क्योंकि मैं नहीं कहता, वो भी आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और मैं समझता हूँ हम सबको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी, हमारे साथी हैं जैसे प्रशांत हैं और बहुत सारे साथी जिन्होंने प्रशांत के लिए बहस की, प्रशांत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नाराज करने तक के लिए वो तैयार हो गए थे। उन सबको मैं यही कहूंगा कि हमको थोड़ा सा इस पे विचार करना है, विचार हमको करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं और अपने से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना चाहिए। सलमान भाई, पिछले दिनों आज जब मैं ट्विटर पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो बहुत ज्यादा आउटरेज है इसको लेकर, खासकर से लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना कद बढ़ाया नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं जो ये बात कह रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर इस बात को कह रहे हैं, जो पुराने जजेस इस बात को कह रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर अपना स्टेचर गिराया है, कम किया है? नहीं, देखिए, स्टेचर गिराया कम नहीं है, लेकिन हाँ, हर फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के हर कदम को लेकर अलग अलग मत होते हैं। मतलब उसमें टेक्निकली भी कोई आदमी कह सकता है कि देखिए ये सही तो नहीं है, और कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हम जो भी फैसला देते हैं उस फैसले से आप डिसएग्री नहीं कर सकते, उस फैसले को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपनी जो रेखाएं हैं वो अंकित करते हुए ये भी स्पष्ट कहा है कि हम ओवर सेंसिटिव नहीं होंगे कि हर बात पर हम कहेंगे कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। और इस इंस्टीट्यूशन का, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, इसको सुरक्षित रखना और इसकी गरिमा बचा के रखना हमारा उतना ही अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, जितना कि आपका दायित्व और अधिकार भी है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को सुरक्षित रखने में कहीं हमारे भूषण साहब की कोई कमी होगी। भूषण साहब भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उससे उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत लगाव भी होगा, लेकिन तब भी एक स्वतंत्र सोच के व्यक्ति हैं और उन्होंने सोच-बूझ कर ही किया होगा जो उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा हो गया, इस बात का दुख अवश्य है, और अगर इसको ऐसा ना होता तो मैं समझता हूं कि बेहतर होता, अच्छा होता। कांग्रेस पार्टी पर आप सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे मन में जो जिज्ञासा है मैं वो सवाल आपसे जरूर कर लेता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बार मुझे लगता है 1900 इमरजेंसी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का मंदिर है, वहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मसला हो, चाहे वो हेबियस कार्पस का मसला हो, चाहे वो दिल्ली दंगों का मसला हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया का मसला हो। और लोग कहने लगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक पॉलिटिकल हो गया है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, ये तो मैं जब पढ़ता था, जब मैं कानून की का स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड में, तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोग किताबें लिखते थे, पॉलिटिक्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और ये हमेशा माना जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, वहां भी सुप्रीम कोर्ट बन गया है। उसमें
राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक इनपुट्स होते हैं और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता जो आपको अपने को राजनीति से पूर्ण रूप से अलग कर दे। लेकिन राजनीति का क्या प्रभाव है और उसका दुष्प्रभाव है या नहीं, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। जो लोग सोसाइटी से उठते हैं, समाज से उठते हैं, चाहे वो जज बन जाएं, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाएं, कहीं ना कहीं सोसाइटी का और सोसाइटी के हालात का उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। और इसमें तो अमेरिकन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जिसमें वो रियलिस्टिक स्कूल, रियलिज्म स्कूल कहते हैं कि जो आप कानून जिसको आप मानते हैं वो आसमान से नहीं उतरता, लेकिन वो हमारा ही बनाया हुआ और हमारे ही प्रेशर्स जो होते हैं हमारे जीवन के, उनके माध्यम से वो कानून बनता है। तो इस पर चर्चा हमेशा चलती है। कहीं कहीं कोई कोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ विषय हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, उन विषयों पर हम दखल नहीं देंगे, उसको हम अलग रखना चाहते हैं, हम उसको अलग रखेंगे। लेकिन बहुत सारे कोर्ट्स ये हैं जो कहते हैं कि हमको डरना नहीं चाहिए, हमको पीछे हटना नहीं चाहिए, आखिर कोई पॉलिटिकल इशू है तो हम उसको पॉलिटिकली हैंडल करेंगे, लेकिन पक्षपात नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स पर जरूर अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन पक्षपात नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष रूप से अपना ओपिनियन देंगे। सलमान भाई, पिछले दिनों ये कहा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं रहा है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ये तो देखिए, जो हारता है वो कहता है कि ये ठीक नहीं हुआ, और जो जीतता है वो कहता है कि बिल्कुल सही है। कश्मीर पे आपको लगता है उन्होंने सही किया? कश्मीर पे जो हुआ 1 साल से ज्यादा हो गया। देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कश्मीर के मामले पर वो सुनवाई करें, और हम बहुत दिन से चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान हम सबके लिए है खड़े होकर कह देना कि इस पर सुनवाई कर लीजिए। आखिर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की समस्या पर, उस विवाद पर इतना समय कैसे लग गया कि कोर्ट सुन नहीं रहे थे? आखिर को जब कोर्ट ने सुनने पर अपना निर्णय दे दिया कि अब हम सुनेंगे ही, तब लोगों को ये शिकायत थी कि इनको जल्दी क्यों है सुनने के लिए, और ये इतनी जल्दी क्यों सुनाकर चले गए, इसको और क्यों नहीं खींच सकते थे? तो इस पर आखिर जो लास्ट व्यू है, लास्ट वर्ड है, इस पर कोई बोल नहीं सकता। कोई खुश होता है इस बात से कि समय लग रहा है, कोई कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी क्यों ये निर्णय दे रहे हैं। जो पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, और जो भी समझता है कि कश्मीर कोई साधारण समस्या है, तो वो सच नहीं बोल रहा है। कश्मीर बहुत गंभीर, बहुत उलझी हुई समस्या है, और इसके बारे में सच बोलना भी बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि इतना बिखरा हुआ समाज है, इतना डिवाइडेड इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो सच कहेंगे तो आप खुद दो पत्थरों के बीच में पिस जाएंगे। तो अगर कोर्ट उसमें थोड़ा सा ये कह रहा है कि होले होले करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समस्या है और ये समस्या और उलझ ना जाए, इसलिए इसको सही समय पर इसका फैसला करेंगे, तो हमें कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए कि इसलिए कोर्ट ऐसा कर रहा है। अब मैं सलमान खुर्शीद, एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता हूँ। अभी तक पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा था नहीं, मैंने सोचा कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स रहे हैं और बड़ी लंबी आपकी प्रैक्टिस है, बड़ा आपका सम्मान है उसमें, तो मैंने कहा कि जो कोर्ट से संबंधित सवाल हो, मैं आप पूछना चाहता हूं सलमान खुर्शीद से कि भाई कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा, कब होगा? देखिए, ये कांग्रेस से ही पूछा जाता है, हाँ। और किसी से पार्टी से नहीं पूछा जाता है कि आपका कब हुआ, कैसे हुआ। कांग्रेस से हर एक ये व्यक्ति ये बात करता है। लेकिन चलिए, आप कांग्रेस से पूछते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस बात का जवाब देना है। कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जैसे मैंने कश्मीर के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, हर चीज जो है वो ब्लैक और व्हाइट में नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी शेड्स होते हैं बीच में, बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं, बहुत सारी वास्तविकताएं होती हैं, बहुत सारी गुत्थियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके कारण से जो सामने स्पष्ट सिंपल बात कही जा सकती है,
उसमें कुछ थोड़ी सी आपत्ति होती है। तो इसलिए चुनाव होगा, निर्णय होगा, लेकिन अब हम टाइमलाइन जो है वो दूसरों से नहीं तय कराएंगे कि आप अब कर दीजिए, आप इसकी बात कर दीजिए, 1 महीने बाद कर दीजिए। हमारे यहाँ कुछ विषय हैं, कुछ इश्यूज हैं, वो हम लोग हल करेंगे। चुनाव होगा, चुनाव की हो सकता है आवश्यकता ही ना पड़े और बिना चुनाव के हमारा अध्यक्ष हमको मिल जाए। लेकिन आज हमारे पास एक अनुभवी अध्यक्ष है, चाहे वो अस्थायी रूप से है, लेकिन आज हमारे पास एक अनुभवी अध्यक्ष ऐसी हैं जिनको बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग जिनको अपनी पूरा समर्थन देते हैं और पूरी आस्था में रखते हैं। सलमान भाई, आपके साथी अभिषेक मनु सिंघवी साहब, शशि थरूर, वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि पार्टी रडरलेस नजर आ रही है, फौरन चुनाव कर लीजिए। जरूर अच्छी बात कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ, और जो बात मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि जो परंपराएं हैं और जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके माध्यम से और उसके कारण हमको एक अध्यक्ष चुनना है और हमारा एक अध्यक्ष होना चाहिए, और परमानेंट अध्यक्ष चाहे वो 2 साल का हो, 5 साल का हो, जो भी टर्म। लेकिन एक तरफ अध्यक्ष है और एक तरफ लीडरशिप का इशू। हमारे पास एक लीडर है आज, एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, और जो उच्च स्तर पर हमारे लीडर्स हैं उसमें राहुल गांधी जी भी हैं। और अब उन पर कोई लेबल लगाना चाहता है, और अगर उन्हें आज स्वीकार नहीं है लोग लेबल, तो हम क्यों जबरदस्ती वो लेबल लगा रहे हैं? उनको हम लीडर मानते हैं, और अगर हम उनको लीडर मानते हैं तो उनकी एक बात भी हम मान जाए। ये बड़ा मुझे अजीब लगता है, विचित्र लगता है कि हम किसी को लीडर मानते हैं लेकिन लीडरशिप हम उसको सिखाना चाहते हैं। अरे वो हमारा लीडर कोई है तो जो हमें बता रहा है हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। आपके मुताबिक अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो ना बने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है, अभी कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष रहें और वो बने, लेकिन वो रहे और वो बने और कैसे बने और कब बने, अगर हम उनको लीडर मानते हैं तो इतनी बात तो हमको उनकी मान लेनी चाहिए। इतनी सी बात हम उनकी नहीं मानेंगे और हम उनको लीडर मानेंगे। आप जो बात कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब राहुल गांधी की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उन्होंने कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और नेहरू गांधी परिवार का भी कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, पार्टी दूसरा अध्यक्ष चुन ले। इसका मतलब आपके मुताबिक पार्टी को दूसरा अध्यक्ष चुन लेना चाहिए राहुल गांधी के अलावा? नहीं, सुनिए, मैंने आपसे एक बात कही, हमारे लीडर्स कौन है? लीडर अध्यक्ष लीडर नहीं होता है, लीडर अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन अध्यक्ष लीडर बन सकता है, अध्यक्ष लीडर बन सकता है। वो आज हमारे लीडर हैं। आपको एक अध्यक्ष चाहिए, हमको एक लीडर चाहिए, वो आज हमारे लीडर हैं। सोनिया जी हमारी लीडर हैं। हमारे लीडर्स हमारे लिए कुछ तय करेंगे, हमसे पूछेंगे, परामर्श लेंगे, हम अवश्य देंगे। कहीं हमको हमारा मन होगा तो हम खुद जाकर उनसे कहेंगे, लेकिन अंततः तो जो लीडर है उसकी बात, उसकी मंशा, उसका इशारा, उसकी जो भी चॉइस है वो हमको माननी चाहिए ना। तो हमको लोग ये क्यों हम पर ये बोझ डाल रहे हैं कि हम अपने लीडर से ना पूछें, ना लीडर को बताएं, ना लीडर की बात माने, और हम जाके चुनाव में जुट जाएं? लीडर को तय करने दीजिए ना, उसमें जल्दी क्या है, क्या परेशानी है? कितने एक साल से ज्यादा का वक्त तो हो चुका है, बल्कि अब तो लगता है 1.25 साल हो चुके हैं। कितना इंतजार किया जाएगा? 100 साल से ज्यादा की पार्टी को 1 साल क्या होता है? बहुत पुरानी पार्टी है, वो थोड़ी है 2-2, 3-3 साल। बट आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो नहीं है जो 100 साल पहले थी या 50 साल पहले थी या 25 साल पहले थी। आज कांग्रेस को बेशक ऐसा नहीं है, लेकिन हमको हमारे लीडर्स के रहते हुए हमें कहीं कोई ऐसी कमी नहीं महसूस हो रही जो अगर हम एक लेबल लाकर किसी को लगा देंगे तो हमारी वो कमी जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। लीडर्स हैं, वो हमको जो लीडरशिप देनी चाहिए वो हमको दे रहे हैं। हम उनसे जो कुछ करवा सकते हैं हम करवा रहे हैं। कोविड का जमाना है और इसमें साधारण राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं उनको करना संभव हो गया है। तो इसको सामने रखते हुए जो कुछ भी हमारी पार्टी को करना है वो हमारी पार्टी करेगी। क्या आपको लगता है कि पार्टी को विचारधारा के स्तर पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? ये बात तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी हैं,
जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं। दूसरी तरफ जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का सवाल होता है तो प्रियंका गांधी इस तरीके से प्रेजेंट करती है जैसे कि वो पूरी तरीके से राम मंदिर के साथ है। आपके कमलनाथ जी हैं जो अब हनुमान चालीसा अपने घरों में करने लगे हैं। एक कांग्रेस पार्टी जो अपनी सेकुलर ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की बी पार्टी बनती जा रही है, वो भी हिंदुत्व के रास्ते पे चलना चाहती है। शुक्रिया, शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछ लिया। बड़ी अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछा। अगर इस देश में 80% 85% लोग हिंदू हैं तो किसी का हिंदू धर्म का पालन करना कैसे एंटी सेकुलर हो सकता है? मुझसे कई लोगों ने इस बात पर मुझसे प्रश्न पूछे कि आप स्वागत कर रहे हैं, आपकी पार्टी स्वागत कर रही है राम मंदिर का, तो मैंने कहा कि हाँ, स्वागत इसलिए कर रही है कि इस देश में लोग बहुत सारे हैं जिनको मंदिर से आस्था है, भगवान राम से आस्था है, और हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे, और हमने उस फैसले को माना है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक मंदिर बनेगा और एक मस्जिद बनेगी। तो आज एक मंदिर बन रहा है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, कल को एक मस्जिद बनेगी, उसका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो आप उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं कि एक चीज पर हम कुछ कह देंगे, एक चीज पर हम कुछ नहीं कहेंगे। सेक्युलरिज्म का मामला हिंदुस्तान में बिगड़ इसलिए जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजन है, चाहे वो बहुमत का बहुसंख्यकों का हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का हो। एंटी रिलीजन नहीं है हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सेक्युलरिज्म। और इस वजह से अगर कोई हिंदू धर्म का सेलिब्रेशन करता है तो हम सब उसमें उसको स्वीकार करते हैं। उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम धर्म का, इस्लाम के मजहब का कोई सेलिब्रेशन करेगा तो उसमें भी सारे हिंदू उसी तरह से शरीक होंगे जैसे मुसलमान हिंदुओं के काम में शरीक होंगे। सलमान भाई, जब सोमनाथ मंदिर का इशू था, पूर्णोद्धार का मसला था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था। राष्ट्रपति महोदय को कहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप देश के राष्ट्रपति और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। आज देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और हिस्सा लेते हैं। क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म जवाहरलाल नेहरू का अलग था और आज की कांग्रेस पार्टी का अलग हो गया है? या देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और वो विचारधारा से, जहां तक मैं समझा हूं, विचारधारा से साइंटिफिक टेम्पर के थे। उनके लिए धर्म वही चीज नहीं था जो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, लेकिन धर्म का एक कल्चरल वैल्यू धर्म की उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उनका एक निर्णय था। तो जो प्रधानमंत्री आज से 50, 60, 70 साल पहले एक निर्णय लेता है वो आज का भी प्रधानमंत्री लेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। और फिर जब प्रधानमंत्री जाता है, अगर प्रधानमंत्री नास्तिक नहीं है तो वो हिंदू आस्था से भी जाता है, लेकिन वो हिंदू आस्था को प्रधानमंत्री पर नहीं एक बोझ बनाता है। तो जो गया है वो प्रधानमंत्री गया है या एक नरेंद्र मोदी गया है, ये प्रश्न भी तो उठ सकता है। अब वो तो कभी प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस पर चर्चा करें तो वो बताएंगे, या आपसे कभी ऐसे बातचीत होगी तो वो बताएंगे कि क्या वो अपनी निजी आस्था में गए थे या वो एक प्रधानमंत्री की आस्था में गए थे। और अगर वो प्रधानमंत्री की आस्था से मंदिर में जाते हैं तो उन्हें गिरजाघर और गुरुद्वारा और मस्जिद में भी जाना चाहिए। जब उनको बुलाया जाएगा तो उनको जाना चाहिए, या उन्हें कहना चाहिए कि भाई मुझे बुलाओ। क्या आपको लगता है कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, वो मैं मानता नहीं हूं कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सेकुलर पॉलिटिक्स जो करता है उसको भी, सेकुलरिज्म को एक धर्म नहीं बना देना चाहिए। सेकुलर को कभी कभी लोग ये समझते हैं कि सेकुलर का मतलब है एंटी धर्म। सेकुलर एंटी धर्म नहीं होता है, लिबरल होता है। वो हर धर्म का सम्मान करता है, हर धर्म की आस्था को पूरा सम्मान देते हुए उसको अपना कार्य करने का मौका देता है। वो लिबरलिज्म है, वो सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई सेकुलर जो है वो माने कि मैं एंटी रिलीजन हूँ और रिलीजन का या धर्म का कोई स्थान नहीं है राजनीति में, या धर्म का कोई स्थान हमारी व्यवस्था में नहीं है, तो वो गलत है। सलमान भाई, आप पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश की देख रहा था प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स को, तो ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस पार्टी
पहले माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करती थी, अब वो कास्ट की पॉलिटिक्स करने लगी है। ब्राह्मण वोटर को अपनी तरफ खींचना है, इसके लिए जितिन प्रसाद जी भी जुटे हुए हैं, इसके लिए प्रियंका गांधी भी जुटी हुई हैं। ये क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी अब कोई इनोवेट नहीं कर पा रही है क्या, कि वो जो कास्ट पॉलिटिक्स कभी समाजवादी पार्टी करती है या मायावती करती है, उसी कास्ट पॉलिटिक्स पे लौट रही है यूपी के अंदर, ब्राह्मण पॉलिटिक्स करेगी? देखिए अब इसमें मैं ये नहीं मानता हूं कि इसका इसकी आखिरी एक रूपरेखा बन चुकी है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज का जो वातावरण है उसमें, और हमेशा ऐसा होता है कि कभी एक वर्ग, कभी एक और वर्ग की समस्याएं जो हैं वो उभर कर ऊपर ज्यादा आ जाती हैं। दलित समाज की समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग की समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याएं हैं। अभी कुछ हाल में ये देखा गया कि इन सब की समस्याएं तो अपनी जगह हैं और उनके बारे में हमको चिंता है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला कि एक विशेष वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, जो लीडरशिप देता था समाज को, जिसने हमेशा अगुवाई की है समाज की, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आज तक शिक्षा में अगुवाई की है, हर फील्ड में अगुवाई की है, आज उसको एक विशेष रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है, ऐसा देखने को मिला। तो जहां ऐसा देखने को मिला तो इस बात को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की हैसियत से इसको लोगों ने कहा और इसको सामने रखा है। लेकिन कास्ट की पॉलिटिक्स हम करेंगे ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस कभी ये अपने कार्यक्रम में पूरी तरह से जोड़ देगी। लेकिन कास्ट एक वास्तविकता है, इसको तो मानना पड़ेगा और इसको मानते हुए आपको जो करना है वो आप करेंगे। तो ये मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का अंतिम पड़ाव क्या होगा वो आज कहना संभव नहीं। सलमान भाई, आपका तो बहुत पुराना अनुभव रहा है और बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे वो मनमोहन सिंह है, सोनिया गांधी और तमाम लोगों के साथ आपने काम किया है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी हारी क्योंकि वो राम मंदिर के मसले पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई या मंडल कमीशन पे कोई स्टैंड नहीं ले पाई, यानी ना तो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन पे स्टैंड ले पाई और ना ही पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट पे स्टैंड ले पाई। आज की तारीख में प्रियंका गांधी को लगने लगा है कि हम जब तक धर्म आधारित राजनीति को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक जाति आधारित राजनीति को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है उनकी पॉलिटिक्स को देखते हुए। देखिए, आप इतना उसको इतना नैरो मत कर दीजिए उनकी राजनीति को। उनकी राजनीति में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन कुछ पहलू हैं जो बहुत लोगों को प्रभावित फौरन कर देते हैं मीडिया पर। कुछ पहलू हैं जो आप देख भी नहीं पाते। जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लोग जो वहाँ शिक्षा से जुड़े हैं, उनके बीच में वो जाकर बहुत काम कर रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न का जो मामला है, उससे कोई एक विशेष वर्ग के लोगों को ही शिकायत नहीं है, बल्कि चारों तरफ शिकायत है। उस पर वो बहुत कुछ काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने जितना काम ह्यूमन राइट्स पे किया है, जब ये सीएए के राइट्स हो रहे थे और जगह जगह पर पुलिस उत्पीड़न हो रहा था, तो उन्होंने जितना काम ह्यूमन राइट्स पे किया है शायद कभी किसी ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। लेकिन जहां उन्हें ये दिखेगा कि कास्ट की वजह से या कास्ट को इंकित करके कोई किसी को दबा रहा है या किसी को पीड़ित कर रहा है, तो अवश्य वहां बोलेंगी। लोगों का ऐसा, आप उत्तर प्रदेश में जाएं और लोगों से कहेंगे मुझे बताइए आप कौन हैं, तो बहुत सारे लोग आपको जो मिलेंगे वो कहेंगे कि हमारी ये कास्ट है या हमारा ये रिलीजन है। तो अगर कोई अपने विवरण में, अपने को डिस्क्राइब करने में कोई कास्ट की या रिलीजन की बात करता है, तो उसको आप अनदेखा कैसे कर सकते हैं? उसको आप कैसे ये कह सकते हैं कि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है? लेकिन वहीं पर जब आप कहते हैं कि किसान की एक समस्या है, तो उस किसान की समस्या को आप किसान की नजर से देखते हैं। वहां आप हिंदू, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग या अगला वर्ग से नहीं देखते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि मुझे सिर्फ ब्राह्मण किसान चाहिए हैं या मुझे सिर्फ यादव किसान चाहिए। आप वहां पर ऐसा नहीं कहते। आपसे आखिरी सवाल, सचिन पायलट जैसे लोग या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग क्यों पार्टी छोड़ देते हैं या छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? कहीं तो गड़बड़ है कांग्रेस में।
नहीं, देखिए गड़बड़ क्या है, मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों, मेरे लिए जो ये सवाल आप पूछते हैं, तो मेरे लिए ये सवाल विशेष तौर पर बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों के पिताश्री मेरे बहुत दोस्त रहे और मैं उनका छोटा था और ये मेरे छोटे हैं। लेकिन हम जितने संकोच से आगे बढ़ने का कदम उठाते थे, वो इन नौजवानों में नहीं है। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका स्वागत है। अगर इनके आगे बढ़ने के लिए हमें जगह देनी है तो हम जगह देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे नए युग के जो नेता हैं वो ट्रांजैक्शनल हो गए हैं बहुत। हम लोग ट्रांजैक्शनल नहीं थे। मैं कोई शिकायत में नहीं कह रहा हूँ, एक वास्तविकता है, उसका विवरण कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ इनसे एक बात कहूंगा कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें। कल आने वाला कल इन्हीं का है, इन्हीं को हमको सौंप के जाना है। अगर कोई मशाल हमारे पास बची है तो वो हम इनको ही दे के जाएंगे और इनको फिर आगे के बच्चों को देनी होगी मशाल। तो इसलिए थोड़ा संयम रखें। इनके कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस है वो जगह नहीं छोड़ रहे इनके लिए? नहीं, आप ये सुनिए, आप सीनियर पॉलिटिशियंस की जो बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ के 3-4 लोग माटी छोड़ के चले गए, संजय सिंह छोड़ के चले गए, रीता बहुगुणा छोड़ के चली गई, जगदम्बिका पाल छोड़ के चले गए। तो वो कौन से जवान थे? वो तो हमारे साथ के लोग थे, 1 आध साल मुझसे बड़े ही होंगे, लेकिन वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये 2 पीढ़ियों का टकराव नहीं है कांग्रेस पार्टी में। एक दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं रहना चाहते हैं। जो यहीं रहना चाहते हैं वो यहीं हैं। राज्यसभा मिले ना मिले, उनको कोई कमेटी पे रखे ना रखे, वो मुख्यमंत्री बने ना बने, वो यही रहे। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बेबाकी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सलमान, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, आई एंजॉयड इट वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।